नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए DB लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया DB लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। ध्रुवीकरण का कोई असर नहीं था। सरकार की विफलताएं एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, संविधान खतरे में है यह एक मुद्दा है, लोकतंत्र खतरे में है एक मुद्दा है ये, और विपक्ष इन सभी मुद्दों को बनाने में कामयाब रहा है। जिस भ्रष्टाचार की बात सत्तारूढ़ दल करता रहा है, प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं, वो अभी एक मुद्दा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद से यह मुद्दा और गंभीर हो गया। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों अपने पक्ष में आकर्षित करने के जो भी तौर तरीके रहे वह कोई भी हथियार काम नहीं आया। अगर ये जो मतदान का प्रतिशत है, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। शुरू में सुबह 9 बजे तक केवल 9% मतदान हुआ। 11 बजते बजते यह पहुंच गया है 12%। उसके बाद 1 बजते बजते यह 24% हो गया। 3 बजते बढ़ते 48% से ऊपर चला गया। सवाल यह है कि इस गर्मी में मतदान, और भी तब जब मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर इन जिलों, इन संसदीय क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि लोगों को मतदान केंद्रों पर पहुंचने से तमाम तरह के प्रशासनिक अवरोध हो रहे हैं। रास्ते में ही लोगों से उनके पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। महिलाओं से महिला पुलिसकर्मियों को लगा करके उनके बुर्के हटा करके उनकी जांच की जा रही थी, जो कि नियमानुसार ये सुरक्षा कर्मियों का अधिकार नहीं है। सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी केवल ये बनती है कि वो मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए एक शांतिपूर्ण और सुरक्षा के भाव से युक्त माहौल उपलब्ध कराने की, भय पैदा करने की नहीं है। लेकिन उस रामपुर में भी, जहां पिछले, अगर आप याद कीजिए, उपचुनाव के दौरान जहां तक मुझे आ रहा है कि 35-36% मतदान हुआ था, वहां लगभग 50% के आसपास मतदान की खबर। तमाम अवरोधों के बावजूद लोग वहां निकले हैं और मतदान किए। सर्वाधिक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है सहारनपुर। बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान किया। सवाल है कि मतदान करने वाले लोग कौन हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध मतदाता हैं जो राष्ट्र गौरव के नाम पर, गौरव बोध के नाम पर मतदान करने निकले, या वो लोग भी हैं जिनके सामने तमाम तरह के मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ने जिन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने की कोशिश की है, मोदी जी की गारंटियों से आकर्षित होकर के लोग गए हैं, या कांग्रेस का न्याय पत्र, या समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, RJD, इनके जो घोषणा पत्र हैं जो लगभग बराबर के हैं, समान एक स्वर में बोलते हुए इनके घोषणा पत्र हैं, या बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, बेहतर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, गरीबी और आर्थिक खाई खत्म करने की बात करते हैं। तमाम तरह की बात इन्होंने की है जो उनका आकर्षण है। सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अपना ये मानना है कि जब सत्तारूढ़ दल का जो वोटर है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का वोटर, ये बहुत मुखर वोटर है। यह चुप नहीं रहता, यह बहुत वोकल है और पूरे हल्ला गुल्ला के साथ मतदान केंद्र तक जाता है। लेकिन चुनाव प्रचार अभियान के दौरान यह मतदाता शांत रहा। कहीं भी चुनाव में कोई लहर नहीं दिखाई पड़ी और मतदाता बोलता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। यह शुरुआती दौर में लग रहा था कि मतदान का प्रतिशत कितना रहेगा, कितना गिर जाएगा, या इसमें कोई वृद्धि होगी कि नहीं होगी। महाराष्ट्र में बढ़ा हुआ मतदान, सामान्य मतदान नहीं बढ़ा, वो 11 बजे तक, जहां पे पिछले चुनाव के दौरान केवल 19% मतदान हुआ था, इस बार वो 37% मतदान हुआ। तो ये मतदान करने वाले कुल निकले कौन? इस गर्मी में, इस चिलचिलाती धूप में कौन मतदाता निकलता है? 2 तरह के मतदाता निकलते हैं, या तो जिनको सरकार को बचाना रहता है, या जिनको सरकार को हटाना होता है। सरकार को बचाने वाला मतदाता बोलता है, उसको वह सतह पर दिखाई पड़ता है कि सरकार के समर्थन में, इनकम्बेंसी के पक्ष में यह माहौल है।
लेकिन इस बार स्थिति दिखाई नहीं पड़ी। पूरा का पूरा मतदान पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अभियान शांत दिखाई पड़ा, कोई लहर नहीं दिखाई पड़ी। यहां तक कि सत्तारूढ़ दल के लोगों ने भी इसको स्वीकार किया। तो जब लहर नहीं थी, बावजूद इसके इतने बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में 80% मतदान हुआ। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्रों में, चाहे अलीराजपुर द्वार हो, कूच बिहार हो या जलपाईगुड़ी हो, जी, तृणमूल कांग्रेस को यहां कोई ऐसा नहीं था कि अपनी नई पहचान कायम करनी थी। 2014 के चुनाव में ये तीनों सीटें टीएमसी के पास थी। 2019 के चुनाव में ये तीनों सीटें बीजेपी के पास चली हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव के दौरान इसमें से जलपाईगुड़ी में 7 में से 5 सीटें टीएमसी ने जीत लिया था। और एक अलग तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। यह तीनों नॉर्थ बंगाल के इलाके में मजदूर आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। चाय बागान में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और चाय बागान के मजदूरों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लोक लुभावन सपने दिखाए थे। सवाल यह है कि क्या वो जो सपने दिखाए गए थे वो पूरे हो गए? क्या सवाल यह है कि प्रमाणिक साहब के खिलाफ जो उनके गायब होने के पोस्टर लगे थे उसका कोई मतलब नहीं है? जो आक्रामक तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने वहां प्रचार अभियान चलाया और जिसमें जन भागीदारी जबरदस्त तरीके से रही, उसका कोई माने नहीं है। ये सभी सवाल हैं। और बिहार में आप देख लीजिए, बिहार के चारों संसदीय क्षेत्रों में जो बिहार की परंपरा रही है उससे कम मतदान हुआ, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे गया हो, चाहे नेवादा हो, चाहे जमुई हो, इन चारों क्षेत्रों में। लेकिन मेरा अपना मानना है, तेजस्वी को हम लोग सुन रहे थे, मेरा अपना मानना है कि कम से कम गया की सीट एनडीए दल समूह के पास नहीं जा पाएगी। गया में इसलिए है कि मांझी साहब लगातार 4 बार वहां से चुनाव हारे, हर गठबंधन, हर राजनीतिक समीकरण के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। और इस बार भी जो उनका जो प्रचार अभियान चला है या जो मतदान का भी दौर रहा है, यह बहुत भारतीय जनता पार्टी को बहुत उत्साहित करता हुआ नजर नहीं आता। जमुई का भी चुनाव बहुत उत्साहित करता हुआ नजर नहीं आता। वहां भी जिस तरह का विरोध एलजेपी में था वह सामने था, ये मतदान के दौरान भी दिखाई पड़ा, मतलब उत्साह कतई नहीं दिखाई पड़ा। तो उत्तर प्रदेश, जबकि उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि तमाम अवरोधों के बावजूद लोगों ने मतदान किया है। और अगर आप आंकड़ों की बात कीजिए इस पहले चरण के आंकड़े में, तो अगर आप मध्य प्रदेश के 6, राजस्थान के 12, उत्तराखंड के 5, असम के 5 और जम्मू कश्मीर का 1, यानी कि यह सीटें होती हैं 29। इन सीटों को आप अलग कर दीजिए, इन सीटों में से 27 सीटें बीजेपी के पास है। एकदम सही है। तो क्या इन 27 की जो उपलब्धि बीजेपी की रही है उसको वह बचाने में कामयाब रहेगी? और दूसरा, जो बचे हुए 73 सीटें हैं उनमें 46 सीटें इंडिया दल समूह के पास है। उस इंडिया दल समूह के पास जिसमें समाजवादी पार्टी शामिल नहीं थी, उसके पास 46 सीटें, जिसमें टीएमसी शामिल नहीं थी उसके पास 46 सीटें हैं। और मात्र 23 सीटें एनडीए के पास थी, जो 73 सीटें बाकी बची हुई हैं। तो क्या एनडीए 73 के इस आंकड़े में 73 सीटों में से जो 23 का आंकड़ा है उसको बेहतर कर पाएगा? जबकि वो पिछला चुनाव बालाकोट और पुलवामा के बैकग्राउंड में हुआ, राजनीतिक मुद्दे नहीं थे, विपक्षी दलों के वोटों में बंटवारा था, जो गैर भाषा मतदाता थे उनमें बंटवारा था, वापस से उनका विभाजन था। जबकि इस बार गैर भाषा मतदाताओं में बंटवारा नहीं है। यह बात लगातार कही जा रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की भी भूमिका है, लेकिन ये कहीं नहीं दिखाई पड़ा। इस 8 संसदीय क्षेत्रों में, अब अन्य राज्यों में तो कहीं दिखाई ही नहीं है, इन संसदीय क्षेत्रों में भी कहीं भी यह बात नहीं कही जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ रही है, या जो उनका कोर मतदाता था वो उनके साथ लौट करके चला आया, या जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो मतदाता उनको छोड़ के चला गया था वो वापस आ गया। गोया कि 2 ध्रुवीय चुनाव ही दिखाई पड़ रहा उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में। अब जब अगर इस तरह का है कि मतदाताओं के बीच में बंटवारा नहीं है, किसी दल के प्रति, सत्तारूढ़ दल के प्रति विशेष रूप से अगर वो किसी तरह की लहर नहीं है, मुद्दे मुखर होकर के बोल रहे हैं, पोलराइजेशन की जो कोशिशें हैं वो सत्तारूढ़ दल के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे वो विफल हैं, तो आखिर ये ज्यादा हुआ मतदान कहां जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा, किसके लिए राजनीतिक संदेश है? पिक्चर क्लियर, सत्ता साफ साफ है, इस बाकायदे दीवालों पर लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में जो मतदान का इतना ज्यादा प्रतिशत है, विदर्भ में, ये सामान्य बात है।
इतने बड़ी संख्या में लोग निकल करके मतदान क्यों करने के लिए निकल के आए? क्या जो महाराष्ट्र की एनडीए की सरकार है उस सरकार से वो संतुष्ट है? वो क्या जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है उससे वो संतुष्ट है? उनको लग रहा है कि सरकार ये जनता के हित में या जनता से जुड़े हुए सवालों को यह एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार उसको सफल करने में या उसको कामयाब बनाने में सफल है? वह किसानों की मांग के प्रति संवेदनशील है? जम्मू कश्मीर में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के प्रति सरकार गंभीर है? आखिर कौन अगर सरकार इन सही मुद्दों के प्रति गंभीर है, निश्चित रूप से मेरा अगर ये होगा कि ज्यादा जो मतदान हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। और अगर सरकार जनता से जुड़े हुए सवालों पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, अगर वह बेरोजगारी को, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कौन सा जादू है कि गरीबी किसी जादू से खत्म हो जाएगी, तो कौन सा जादू है जिससे आप विकसित भारत बना देंगे? विकसित भारत बनाने की अगर प्रक्रिया नहीं शुरू होगी तो विकसित भारत नहीं बनेगा। गरीबी दूर करने की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी तो गरीबी दूर नहीं होगी। रोजगार देने की अगर प्रक्रिया आप नहीं शुरू करेंगे तो बेरोजगारी दूर नहीं होगी। और रोजगार सृजित करने, संभावनाएं बनाने की अगर आप बात करते हैं तो संभावनाएं बनती हुई दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ती। आप अपने पिछले वादों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बढ़ा हुआ मतदान, मेरा अपना मानना है कि इसका एक राजनीतिक संदेश है जो आगे वाले चरणों में भी दिखाई पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल, आगे आने वाले चरणों में भी ये राजनीतिक संदेश जो बढ़ा हुआ मतदान है वो दिखाई देगा। और जब मतदान यानी कि लोग, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।